नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के अष्टम भाव में राहु ग्रह के किस प्रकार के फल होते हैं इस पर चर्चा करने वाले हैं। यानी कुंडली के अष्टम भाव में यदि स्वग्रही या उच्च का राहु हो तब किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं, इससे समझेंगे। इसके अलावा नीच का राहु या पीड़ित राहु कुंडली के अष्टम भाव में हो तो जीवन काल पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसे भी समझेंगे। इसके अलावा अष्टम भाव में राहु ग्रह अन्य ग्रहों के साथ युति बनाकर किस प्रकार के रिजल्ट देता है, इसको समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे। यानी राहु ग्रह यदि चंद्र के साथ, सूर्य के साथ, शुक्र के साथ, शनि के साथ, गुरु, मंगल या बुध के साथ युति बनाकर अष्टम भाव में किस प्रकार के फल दे सकता है, इन सारी बातों को आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। मित्रों, कुंडली के अष्टम भाव में राहु ग्रह के किस प्रकार के फल हो सकते हैं, इस पर अभी हम विचार करने वाले हैं। परंतु सबसे पहले कुंडली के अष्टम भाव को समझ लेते हैं ताकि जब हम राहु के अष्टम भाव में फलों पर चर्चा करें तो आसानी हो। देखिए, कुंडली का अष्टम भाव जहाँ से हम आयु का विचार करते हैं, आयु का विचार भी प्रमुख रूप से हम यहीं से करते हैं। यानी किसी व्यक्ति के जीवन में उसकी कितनी आयु है उसका विचार करना हो तो कुंडली का अष्टम भाव देखा जाना चाहिए। इसके अलावा कुंडली का तीसरा भाव भी इसके लिए देखा जाता है। पैतृक संपत्ति का विचार करना हो, ठीक है। रहस्यात्मक भाव भी है क्योंकि यहाँ पर रहस्यात्मक चीज़ों का विचार भी हम करते हैं, जैसे कि शोध का विचार करना हो, ठीक है। इसके अलावा गुप्त ज्ञान का विचार करना हो, अचानक घटनाएं घटने वाली हो इसका विचार करना हो, आकस्मिक धन लाभ का विचार करना हो या पाप कर्मों का विचार करना हो, अकाल मृत्यु का विचार करना हो, पुनर्जन्म का विचार करना हो, ठीक है। इसके अलावा मानसिक क्लेश, इनके लिए भी कुंडली का अष्टम भाव देखना अति आवश्यक हो जाता है। किसी भी प्रकार की बुरी आदतें, इनको जांचना परखना हो तो इसके लिए भी कुंडली का अष्टम भाव देखा जाना चाहिए। इसके अलावा रिसर्च का भाव भी है, वसीयत का भाव भी है, कुंडली जागरण का भाव भी है, तंत्र मंत्र यंत्र या फिर किसी भी प्रकार के ज्योतिषी कार्यों में रुचि हो तो इसके लिए भी कुंडली का अष्टम भाव देखा जाना चाहिए। यानी कुंडली का अष्टम भाव अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए है। अब अलग अलग ग्रह जब अलग अलग भावों के स्वामी बनकर इस भाव में बैठते हैं तो अपना अलग अलग प्रभाव दिखाते हैं। इसी क्रम में आज सबसे पहले हम विचार करेंगे कि अष्टम भाव में राहु के किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, राहु ग्रह के कुंडली के अष्टम भाव में क्या फल होंगे इसे हम विस्तार से जानेंगे, परंतु एक नज़र हम राहु पर भी डाल लेते हैं ताकि जब हम फलों पर चर्चा करें तो और आसानी हो। देखिए, राहु की बात करें तो राहु अपने आप में कोई भौतिक स्वरूप नहीं रखता, ठीक है। ये छाया ग्रह है। उसी प्रकार केतु भी छाया ग्रह होता है। राहु जिस भी भाव में बैठेगा वहाँ पर अपने कुछ प्राकृतिक गुणों को लेकर जाता है। जैसे कि राहु भ्रम है, अंधकार है, धोखा, फरेब, शॉर्टकट अपनाता है राहु। अब ऐसा नहीं कि राहु के हमें सब बुरे फल ही मिलेंगे, कुछ मामलों में राहु अच्छे फल भी देता है जिनकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। मान लीजिए कुंडली के अंदर राहु अच्छा होकर बैठा हुआ हो तो जातक एक अच्छा शोधार्थी भी हो सकता है। ज्ञान का कारक ग्रह भी है, ठीक है। हालांकि अज्ञान का कारक भी है और व्यर्थ के तर्क वितर्क करना, यदि राहु खराब हो जाए तो जातक व्यर्थ के तर्क वितर्क करने लगता है, प्रपंच करने लगता है, पाप कर्म में लिप्त हो सकता है। लेकिन राहु यदि अच्छा हो जाए तो जातक को राजनीतिक क्षेत्रों में भी सफलता प्रदान करता है। इसके अलावा तकनीकी क्षेत्रों का जातक जानकार हो सकता है। जातक को कानूनी मामलों में भी ये सफलता दिलाने का कार्य करते हैं। आइए अब अलग अलग राशियों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि राहु किन परिस्थितियों में अच्छा रिजल्ट देते हैं और किन परिस्थितियों में इनके रिजल्ट खराब हो सकते हैं। मित्रों, राहु ग्रह यदि कुंडली के कारक ग्रह बनकर स्वक्षेत्री होकर अष्टम भाव में बैठ जाएं, यानी अष्टम भाव में राहु ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों और कुंडली के कारक ग्रह हों, तो ऐसी परिस्थिति में राहु की दशा अंतर्दशा कुछ परिस्थितियों में लाभदायक हो सकती है। जैसे कि जातक को अचानक धन लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ जातक को जीवन काल में मिल सकता है, इस बात की संभावनाएं बनती है। यानी स्वक्षेत्री या फिर उच्च राशि के होकर यदि राहु ग्रह कारक ग्रह बनकर अष्टम भाव में बैठते हैं तो अचानक धन लाभ कराते हैं। दूरस्थ स्थानों में रहने पर जातक को भूमि भवन वाहन का लाभ भी मिल सकता है। यानी जो भी कार्य व्यापार कर रहा है वहाँ पर लाभ मिल सकता है, इस बात की संभावना बनती है। यानी परिवार के कुटुंब के लोगों के साथ हालांकि थोड़ा मतभेद रह सकता है, परंतु कुल मिलाकर धन लाभ की दृष्टि से देखा जाए, वसीयत की दृष्टि से देखा जाए तो ये राहु ग्रह जातक को सफलता प्रदान करते हैं यदि कुंडली के कारक ग्रह हों और शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हों। जनता का समर्थन ऐसे जातकों को मिल सकता है, ठीक है। और इनकी कार्य प्रणाली जो रहती है वो दूसरे लोगों को आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन ठीक है, संभावित परिस्थितियों को पहले ही ऐसे लोग भांप लेते हैं। जीवन में कुछ घटित होने वाला हो तो इनको अंदाजा लगभग लग जाता है। इसके अलावा जातक के पति पत्नी, पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति,
आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले यानी आर्थिक कार्यों में सहयोग करने वाले हो सकते हैं, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक क्षेत्रों में विशेषकर गूढ़ रहस्यों में, तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि चीज़ों में जातक की रुचियां हो सकती है। जातक वैज्ञानिक बुद्धि वाला हो सकता है यदि कुंडली के अंदर बुधादित्य योग बन रहा हो या अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और लग्न और लग्नेश कुंडली के मजबूत हों। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि राहु ग्रह जब शुभ होकर बैठते हैं अष्टम भाव के अंदर तो कुछ परिस्थितियों में लाभ देते हैं। हालांकि ये परिवार के साथ थोड़ा सा मतभेद करा सकते हैं, इस बात की संभावना बनती है, लेकिन और जातक की वाणी भी थोड़ी सी उग्र रह सकती है। लेकिन धन लाभ की दृष्टि से यदि देखा जाए और कुछ एक मामलों में देखा जाए तो और कारक ग्रह बनकर यदि बैठे हुए हों तो दशा अंतरदशा लाभदायक रहती है। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि राहु एक राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह है। यदि राहु पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए यानी स्वच्छ उच्च के या स्वक्षेत्री राहु बैठे हैं, लेकिन यदि ये पीड़ित हो जाएं, जैसे किसी नीच के ग्रह की दृष्टि इन पर पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आकस्मिक घटनाएं भी करा सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जातक को वाहन चलाते समय सावधानी रखना चाहिए, गैर सामाजिक कार्यों में लिप्त रहने से बचना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि राहु यदि अष्टम भाव में हो लेकिन नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं या पीड़ित होकर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। यदि कुंडली के अष्टम भाव में हो लेकिन नीच राशि के होकर बैठ जाएं या पीड़ित होकर बैठ जाएं और कुंडली के अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं तो क्या फल हो सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, राहु धनु राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं। यदि धनु राशि के होकर राहु कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएं या फिर पीड़ित हो जाएं, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को जल्दबाजी में किसी भी प्रकार के कार्य करने से बचना चाहिए। बुरे व्यसन, ठीक है, बुरी लत से बचना चाहिए। ऐसे कोई भी कार्य जिसके कारण समाज में मान सम्मान की हानि का सामना उसे करना पड़े, उन कार्यों से बचना चाहिए। क्योंकि राहु जब अष्टम भाव में होंगे नीच राशि के होकर तो कहीं ना कहीं जातक बुरे कार्यों में लिप्त रहे, इस बात की संभावना बनती है। हालांकि ये आवश्यक नहीं है क्योंकि अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव हमें देखना होगा, लेकिन फिर भी यदि राहु नीच राशि के हो गए हैं और बलवान होकर बैठे हुए हैं, ठीक है, और शुभ ग्रहों के प्रभाव से रहित हैं, यानी कोई शुभ ग्रह का प्रभाव यदि अष्टम भाव पर नहीं पड़ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में फिर जातक को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, ठीक है, सोच समझकर खर्च करना चाहिए। पेट जनित समस्याओं से जातक को दो चार होना पड़ सकता है, ठीक है, जातक रोगी हो इस बात की भी एक संभावना बनती है, ठीक है। धोखेबाजी से बचना चाहिए, किसी भी प्रकार के गैर कानूनी कार्यों से, अनैतिक कार्यों से जातक को बचने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि राहु यदि अकारक हुए नीच अवस्था के होकर अष्टम भाव में बैठ गए तो इनकी पंचम दृष्टि जो है वो कुंडली के 12वें भाव पर जाएगी, ठीक है, जहां से हम बंधन का विचार करते हैं, यानी जेल यात्रा का विचार, कानूनी मामलों का विचार, खर्चों का विचार करते हैं, तो जातक की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ सकती है। मान सम्मान की दृष्टि से भी ये स्थिति ठीक नहीं कही जाएगी, विशेष रूप से यदि सूर्य ग्रह पीड़ित हो जाएं और अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव कमजोर पड़ जाए ऐसी परिस्थिति में, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि अष्टम के राहु को सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता, ठीक है। यदि मान लीजिए कुंडली के अंदर राहु ग्रह नीच अवस्था के हो गए हैं तो आप राहु से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं ताकि नेगेटिव प्रभाव में कमी लाई जा सके और अपने आचरण को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि कुंडली के अष्टम भाव में राहु अन्य ग्रहों के साथ युति बनाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, अष्टम भाव में यदि राहु और सूर्य की युति बन जाए या फिर कहीं पर भी सूर्य ग्रह बैठे हों और अष्टम भाव में राहु हों और उनकी दृष्टि यदि सूर्य पर पड़ जाए तो इसे सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता है। इसके कारण मान सम्मान में कमी देखी जा सकती है, आत्मिक विश्वास कमजोर रह सकता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि राहु और सूर्य की युति या फिर सूर्य पर राहु की दृष्टि का होना सामान्यतः ठीक नहीं है, विशेष रूप से मान सम्मान की दृष्टि से, ठीक है, आत्मबल की दृष्टि से, आत्मविश्वास की दृष्टि से कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है, मान सम्मान में कमी को दिखाता है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य दें और राहु की वस्तुओं का दान करें ताकि राहु के बुरे प्रभावों से बचा जा सके। आइए अब बात करते हैं कि राहु यदि चंद्र के साथ युति बनाता है तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, अष्टम भाव में यदि राहु ग्रह बैठे हों और साथ साथ चंद्रमा भी बैठ जाएं तो ये युति भी सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। राहु और चंद्रमा की युति के कारण मानसिक चिंताओं को ये जन्म देती है, ठीक है। इसके अलावा माता से संबंधित सुख में कमी आती है। चंद्रमा जिस भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं उस भाव से संबंधित रिजल्ट्स में कमी देखी जा सकती है। यानी किसी भी दृष्टि से चाहे राहु चंद्रमा साथ बैठे हों या फिर राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो तो इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। अष्टम भाव में यदि राहु चंद्रमा की युति है तो आप ये देखें कि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव इस युति पर है अथवा नहीं। यदि नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करें और चंद्रमा के बीज मंत्र या वैदिक मंत्र का जप करें, भगवान शिव की किसी भी रूप में आराधना करें तो
इस युति के बुरे प्रभावों में निसंदेह रूप से कमी आती है। आइए अब बात करते हैं कि राहु और मंगल की युति यदि अष्टम भाव में बने तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, यदि कुंडली के अष्टम भाव में राहु और मंगल की युति बनती है तो इसे भी सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राहु और मंगल दोनों मिलकर अंगारक योग का निर्माण करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव में ये युति बनेगी तो और नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि देखिए कुंडली का अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव भी है। अब राहु जल्दबाजी करवाता है और ठीक उसी प्रकार मंगल भी उग्रता का सूचक है। ठीक है, अब राहु यानी वायु तत्व ग्रह और मंगल यानी अग्नि तत्व ग्रह जब दोनों साथ बनेंगे तो अंगारक योग का निर्माण करेंगे। ऐसी परिस्थिति में जातक को बिजली के कार्यों में सावधानी बरतना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक कार्यों में सावधानी बरतना चाहिए। वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। इसके अलावा जहरीले जानवरों से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार के निर्णय करने से बचना चाहिए और साथ साथ वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, तो यदि इन कार्यों को किया गया तो कहीं ना कहीं राहु और मंगल के कारण बनने वाले नेगेटिव प्रभावों से बचा जा सकता है। इसके अलावा राहु मंगल की यदि युति बन रही है तो इस पर यह देखें कि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है अथवा नहीं। और इसके अलावा आप ये भी देखिए कि कौन सा ग्रह कुंडली में अकारक बन रहा है, तो उसकी वस्तुओं का दान करने से और जो ग्रह कारक बन रहा है उससे संबंधित वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जप करने से या उससे संबंधित उपाय करने से कहीं ना कहीं इसके नकारात्मक प्रभाव में फिर कमी आती है। आइए अब बात करते हैं कि राहु और शनि की युति यदि कुंडली के अष्टम भाव में बने तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, जिस प्रकार राहु सूर्य, राहु चंद्र, राहु मंगल की युति अष्टम भाव में बनती है तो ठीक नहीं कहा जा सकता, ठीक उसी प्रकार से राहु और शनि की युति भी कुंडली के अष्टम भाव में यदि बनती है तो इसे भी सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं ये नकारात्मकता को बढ़ाती है, तो किसी भी दृष्टि से इस युति को फिर ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। शनि के लिए शनि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव की किसी भी रूप में आराधना करें ताकि नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। आइए अब बात करते हैं कि राहु और गुरु की युति किस प्रकार के फल देती है। मित्रों, कुंडली के अष्टम भाव में राहु और शुक्र की युति यदि बनती है तो ये भी सामान्यतः ठीक बिल्कुल नहीं कही जा सकती, क्योंकि राहु और शुक्र की युति कुंडली में लंपट योग का निर्माण करती है। ठीक है, अब शुक्र को आपको देखना होगा कि शुक्र स्वग्रही या उच्च के या फिर शत्रु क्षेत्री होकर बैठे हुए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिएगा कि राहु और शुक्र की युति यदि अष्टम भाव में बनती है तो जातक को सामान्यतः अपने नैतिक आचरण का ध्यान रखना चाहिए। यदि जातक अपने नैतिक आचरण का ध्यान रखता है और राहु और शुक्र की युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव यदि हो जाए तो सामान्यतः नकारात्मक प्रभाव फिर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी राहु और शुक्र की युति जातक को बुरे मार्ग की तरफ ले जाए, इस बात की एक संभावना बनती है। ठीक, हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन इस युति पर यदि शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव में कमी देखी जा सकती है। आइए अब बात करते हैं कि राहु और गुरु की युति यदि अष्टम भाव में हो तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, यदि कुंडली के अष्टम भाव में राहु और गुरु की युति बनती है तो देखिए राहु और गुरु की जब युति बनेगी कुंडली के अष्टम भाव में या किसी भी भाव में तो ये गुरु चांडाल योग का निर्माण करती है। अब राहु और गुरु यदि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और गुरु यदि कमजोर पड़े और राहु यदि भारी हुए, यानी राहु अंशात्मक रूप से मजबूत हुए, गुरु यदि कमजोर पड़ गए, ठीक है, या फिर नीच राशि शत्रु राशि के होकर गुरु बैठे हुए हो अष्टम भाव में और राहु अंशात्मक रूप से मजबूत हो, तो ऐसी परिस्थिति में फिर जातक अपने ज्ञान का सही उपयोग ना कर पाए, यानी शॉर्टकट रास्ते तलाशे, इस बात की संभावना बनती है। यानी जातक अपने ज्ञान का उचित प्रयोग नहीं कर पाता। लेकिन मान लीजिए कि गुरु मजबूत हो जाएं और राहु कमजोर पड़ जाएं तो ऐसी स्थिति में फिर राहु गुरु के सामने अपनी ज़्यादा नहीं चला पाता। यानी कहने का तात्पर्य है कि गुरु राहु की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।